Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Danyal. I'm the author and head of Department of Biology for Unique Group of Institutions. A very warm welcome to all of you in the pre-FSE online classes initiated by Unique Group of Institutions. We'll be starting with the next lecture today. Last time we discussed about organ system level. Organ system लेवल। पहले तो मैं आपको ये ब्रीफ सा रिकैप कर दूं जो हमने पढ़ा था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक, उसका नाम था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखें, जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं तो वो लेवल्स जिसके ऊपर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्डअप होती है उनको बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमने इसको शुरू किया था सब एटॉमिक से। फिर मैंने आप सबको बताया था जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो एटम्स बना देते हैं, जब एटम्स सिमिलर कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट्स बना देते हैं, जब एलिमेंट्स कंबाइन अप होते हैं तो आपको बताया था वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन अप हो जाते हैं तो दे मेक ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो डेफिनेटली वो क्या बना देते हैं, सेल। जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यू। और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो दे मेकअप आ ऑर्गन। अब फिर मैंने आपको याद करें, मैंने आपको सबको बताया था कि टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के हवाले से आपकी नॉलेज भी इन्हेंस की थी। उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आप लोगों ने प्रॉपरली एक तो पढ़ा भी होगा और दूसरा उसको गो थ्रू भी किया होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आपने मैट्रिक लेवल के मुकाबले में कितना ज़्यादा चीज़ों को गेन किया है। अच्छा, अब हम पहुँच गए इस लेवल के ऊपर। जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिले तो उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स रिलेटेड फंक्शंस वाले मिले तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना दिया। यहाँ पे मैंने आपकी नॉलेज मज़ीद इन्हेंस की थी। याद करें, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन सिस्टम जो लेवल है, आपको उस दिन बताया था कि आपकी अगर इंडिविजुअल वाइज लेते हैं यानी कि इंसान वाइज लेते हैं तो टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम बताए थे, 11। और मैंने आपको ये नंबर करके भी बताए थे कि किस तरह ऑर्गन सिस्टम इंसान के अंदर 11 मौजूद होते हैं। अच्छा, जब ये 11 ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। मेरा ख्याल है मेरे बच्चों ने ये पहले भी सुना होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस इन विच, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर मुस्तकिल काम करते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। के बाद वाला, दैट इज द नेक्स्ट वन, इज इंडिविजुअल लेवल। तो यानी कि एक इंडिविजुअल यानी कि इंसान कब बनता है? जब तमाम ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, राइट। और एक इसको बोलते हैं एक इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दी हुई है, व्हेन अ मैन इज डूइंग एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप खुद अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप रिकॉल करिए कि आपने कौन कौन से सिस्टम्स को बॉडी के एंगेज किया है, तो ज़रा थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। फूड फॉर थॉट है ये आप सबके लिए कि कौन कौन से सिस्टम्स यहाँ पे इंगेज्ड हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? मस्कुलर। मैं सिर्फ मेन वर्ड्स यूज़ करूँगा सिस्टम्स के, पहले आपको बताए हैं। मस्कुलर सिस्टम। सेकंड कौन सा इन्वॉल्व होगा? स्केलेटल सिस्टम। थर्ड, भूख भी लग सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ, सांस चढ़ सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिफ्थ, स्वेटिंग हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सिर्फ एक इवेंट आपकी बॉडी में हो रहा है एक्सरसाइज के नाम से, तो ये सब सिस्टम्स बॉडी के अंदर एक मुस्तकिल वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते चले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं आप इंडिविजुअल लेवल। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक जगह पे आ जाते हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो हम पहुंचते हैं पॉपुलेशन पे। 6th, 7th, 8th क्लास से मेरे बच्चे सब पॉपुलेशन लेवल को पढ़ते आ रहे हैं। हैरानकुन तौर पे इंटर फर्स्ट ईयर के अंदर भी बाजू का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन पॉपुलेशन। तो इसमें आप वही डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपने पहले यूज़ किया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन लें पाकिस्तान में तो 22 करोड़ का मुल्क है ये, जो रजिस्टर्ड पाकिस्तानी है। ये हमारे कंट्री की या हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर बेटा एक वर्ड अभी मैंने बोला है
स्पीशीज के नाम से। तो बताएं जी, व्हाट इज अ स्पीशीज? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज वर्ड यूज हुआ था ना। तो स्पीशीज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स, इसको बोलते हैं आप स्पीशीज। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है जो इसको मैट्रिक से थोड़ा सा डेविएट कर रहा है टॉपिक को। गिव अ फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या होता है? एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब जानना जरूरी है कि एट्रीब्यूट से मुराद क्या है। बेसिकली वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये इनके अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर 1, जीन फ्रीक्वेंसी। अब सोचने की बात है, ये क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी, अच्छा जीन क्या होता है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप सबको, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब जीन फ्रीक्वेंसी को एक पॉपुलेशन के साथ कैसे रिलेट करना है आप सब ने, ये सोचने की बात है। देखें, एक पॉपुलेशन में कौन से जीन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये जीन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइट ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हाइट। देखें, हाइट के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक टॉल, एक शॉर्ट और थर्ड कौन सा होता है? इंटरमीडिएट। ठीक हो गया? यानी कि ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की, जो आप समझ सकते हैं, जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैटर करती हैं। जैसे लंबे इंडिविजुअल हो सकते हैं, जैसे छोटे कद के हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास है जीन फ्रीक्वेंसी टॉल, शॉर्ट और इंटरमीडिएट के हवाले से। यानी कि जीन की फ्रीक्वेंसी, पाकिस्तान में कितने % लोग टॉल हैं, जिनकी टॉलनेस के लिए भी मुख्तलिफ चार्ट्स होते हैं, उसको गो थ्रू करें। ये आपको गूगल से करना है या आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, ये बुक से रिलेटेड नहीं है। देन ये जज करें कि पाकिस्तान में एवरेज शॉर्ट वैल्यू कितनी है। 5 फुट कितने इंच से एक इंसान शॉर्ट कंसिडर होता है, 5 फुट 10 इंच से एक इंसान अगर लॉन्ग या टॉल कंसिडर होता है तो वो किस बेस पे होता है, और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ कितनी, और कितनी कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे इस एरिया में रह रही, ये है आपकी जीन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि पहली दफ़ा आपने वर्ड सुना, तो इसलिए इस वर्ड को प्रॉपरली गो थ्रू कर लीजिए। सेकंड, यहाँ पे वर्ड है जीन फ्लो। अच्छा, अब ये क्या है? जीन फ्लो, जीन का फ्लो होना। जीन का फ्लो कैसे होगा? एक इंडिविजुअल या एक जीन का दूसरे जीन तक जो फ्लो होने का निज़ाम है वो किस बेस के ऊपर है? जैसे एक पाकिस्तानी यहाँ से ट्रैवल करके चला गया अमेरिका और वहाँ पे जाके उसने शादी कर ली, और वहाँ पे जो अमेरिकन जिससे उसने शादी की थी वहाँ पे जीन्स का फ्लो हुआ, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस। इसमें कुछ जीन्स पाकिस्तानी होंगी और कुछ जीन्स अमेरिकन होंगी। तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू जीन का फ्लो, इस तरह होता है जीन का फ्लो। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? थर्ड, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है जी? एज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी पॉपुलेशन किस एज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ये इसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और एज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इसमें क्या है कि किस पॉपुलेशन की कितनी एज है और वो किस अंदाज में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या होता है जी? पॉपुलेशन डेंसिटी। देखें, इसमें भी ना 2 वर्ड्स हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी। आप थोड़ा सा गौर करें, पाकिस्तान को आप 2 एरियाज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्बन, ये आपको ज्योग्राफी बेसिकली साथ साथ गाइड कर रहा हूँ क्योंकि जनरल नॉलेज का टॉपिक है, और दूसरा रूरल। ये जो अर्बन है वो शहरी इलाका है, और जो रूरल है वो देही इलाके को या देहाती इलाके को बोलते हैं, यानी कि गांव को बोलते हैं। अब सोचने की ज़रूरत ये है कि जो अर्बन एरिया है ये कितने % होगा टोटल का, और जो रूरल एरिया है वो कितने % है। जैसे मैं इसको क्लासीफाई कर दूं तो अभी भी
70% आबादी गांव में रहती है और 30% आबादी शहरों में रहती है। तो ये अर्बन और रूरल के हिसाब से ये भी आपके सामने एक नया डिफरेंस आ गया। और ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है, किस अंदाज में एग्जिस्ट कर रही है और कहाँ कहाँ कैसे मौजूद है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। देन नेक्स्ट, पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है? पॉपुलेशन का प्रेशर हमेशा याद रखिएगा, एक वर्ड नॉलेज के लिए, हमेशा आप अपने आप को इन्हेंस करें इस वक्त। हमेशा बेटर लिविंग स्टाइल और बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है। जैसे गांव में अगर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी शहर में अच्छी हैं, तो बहुत सारे लोग गांव से ट्रैवल करके शहर आ जाएंगे और रहने की कोशिश करेंगे। जैसे अमेरिका और पाकिस्तान को कंपेयर करने, पाकिस्तानी अमेरिका जाना चाह रहे हैं या यूके जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ माइग्रेशन होगी तो पॉपुलेशन प्रेशर आएगा। अब वो क्या होता है जी, पॉपुलेशन प्रेशर क्यों आएगा? पॉपुलेशन प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि एक एरिया के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा लोग चले गए और वहीं पे वो स्टे कर रहे हैं और वहीं पे वो मौजूद हैं। अच्छा, अब तो ये तो हो गया आपके पास पॉपुलेशन लेवल। द नेक्स्ट लेवल इज़, जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर एक जगह पे रहना शुरू करती हैं तो वी कम अप विद अ कम्युनिटी लेवल। व्हाट इज़ अ कम्युनिटी? It is a population of different species living at the same place at the same time. अच्छा, क्या ये स्टैटिक होता है? इसके साथ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, कम्प्लेक्स होता है। एक तो बात ये है, दूसरा डायनामिक होता है। डायनामिक कलेक्शन से क्या मुराद है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मुस्तकिल इंटरेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स मैटर करते हैं, हैबिटेट मैटर करता है। इसके अलावा मैंने आपको उस दिन बताया था कि मुख्तलिफ रिलेशंस हैं, जैसे प्रीडेशन है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। शेर ने किसी भी बकरी या किसी भी हिरन वगैरह का जो जंगल में मौजूद थे शिकार कर लिया और बहुत तेज़ी से वो कम होते जा रहे हैं उनकी तादाद। तो डेफिनेटली एक की तादाद कम हो रही, दूसरी की तादाद इंक्रीज कर रही है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे इसमें हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी की टाइप्स। कम्युनिटी को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक होती है सिंपल कम्युनिटी, ये आपने ऐड करना है, यहाँ पे है नहीं प्रॉपरली लिखा हुआ, ठीक है। ये आपने मेरा ख्याल मैट्रिक लेवल पे भी कुछ ना कुछ ये पढ़ा होगा, और दूसरा उसी को कोट कर रहा हूँ मैं मैट्रिक वाले को ही अभी समझने के लिए आपकी। तो एक हो गया सिंपल कम्युनिटी और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी कौन सी होगी? जिसमें लिमिटेड नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, उसको बोलेंगे सिंपल कम्युनिटी। और कॉम्प्लेक्स बेटे कम्युनिटी कौन सी होगी? जिसमें लार्ज नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता है, वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। अच्छा, सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल, फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट, ठीक है। फॉलन लॉग एक दरख्त का तना टूट कर आंधी की वजह से या किसी फैक्टर की वजह से गिरा हुआ है, जब आप उसको उठा के देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारी किस्मों के कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ मौजूद होंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ का एक जगह पे इकट्ठे होना, और इसीलिए ये सिंपल कम्युनिटी है। सेकंड आपके पास है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। वो क्या होगी? पॉन्ड कम्युनिटी, नाम सुना है सब बच्चों ने? पॉन्ड कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट को कम्प्लेक्स कम्युनिटी के तौर पे क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट करता है और फिर यहीं पे मौजूद रहता है और इसी अंदाज में यहाँ पे पड़ा रहता है। अच्छा, जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी आपस में तो एक ही जगह के ऊपर दे विल मेक इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? It is a community of living organisms together with non-living individuals। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग का जो मजमुआ है वो आपके पास इकोसिस्टम कहलाता है। अच्छा, ये आपको मिलेगा बेटे पेज 4 ऑफ द बुक के ऊपर, कम्युनिटी के बाद वाली जो लाइंस हैं, और यहीं पे एक बहुत बड़ा सा चार्ट बना हुआ है जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। इस चार्ट को जो पेज 4 के ऊपर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप सबने लाजमी स्टडी करना है, लाजमी गो थ्रू करना है। अच्छा, फाइनली द लास्ट, जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक जगह पे मिल जाते हैं
तो दे मेक क्या, बायोस्फीयर। व्हाट इज अ बायोस्फीयर? बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स एरिया। अगर उर्दू में समझें इसको तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ का स्फीयर। तो व्हाट इज बायोस्फीयर? द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएं, ये आपके पास बायोस्फीयर है। जैसे अर्थ का कहां से कहां तक हिस्सा बायोस्फीयर में आएगा, जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़ों से लेकर हवा में उड़ते हुए परिंदों तक, ये सब हमारा बायोस्फीयर है। होप सो दैट ऑल ऑफ द लेक्चर विद रिगार्ड्स टू फ्रॉम organ system level till the biosphere level, completing all the levels of organization was really beneficial for all of you. Have a look at it properly, and then we will be starting with the next portion, that is some biomes and related things. Have a look at it please. So बेटे उम्मीद है कि आप सबने इसको सारे को go through किया होगा और clearly समझा भी होगा. I am rubbing the topic and then we will be starting with a few short questions with regards to the board point of view. First short question is biome. Biome, अब नाम ही शो कर रहा है, वर्ड ही बायो के साथ लिंक्ड है। तो हाउ वुड यू डिफाइन अकॉर्डिंग टू द बुक? इट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। अच्छा, दो चीजें होगी ना यहाँ पे, लार्ज रीजनल कम्युनिटी और दूसरी क्या हो गई, डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है जी? देखें दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, नॉलेज इनहेंस करें अगेन। एक वर्ड है वेदर और दूसरा वर्ड है क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क क्या है? वेदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस के हवाले से बात करता है। अब वेदर से मुराद है कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये तो अल्लाह को ही पता है, लेकिन ये वेदर पैटर्न्स हैं। अगर बात करें कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का मौसम शदीद गर्म रहता है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और वेदर रोज़ के रोज़ वेरी कर सकता है। आज गर्मी ज़्यादा है, कल शायद गर्मी कम होगी, ये आपका वेदर पैटर्न है। सो इट इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट एंड डेफिनेटली स्पीकिंग लाइक दैट। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स और जितनी भी यहाँ पे आप समझ लें लिविंग स्पीशीज हैं, वो अपने बायोम की बेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इन्हेंस करूं यहाँ पे, वो कौन सा बायोम या इकोसिस्टम होगा जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एग्जिस्ट करेंगी? तो आंसर क्या होगा आपके पास? डेजर्ट बायोम या डेजर्ट इकोसिस्टम। क्यों भला भाई डेजर्ट क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श हैं और सेकेंडली वहाँ पे क्या है, इतना फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है कि प्लांट्स प्रॉपर ग्रो कर सकें, और अबव ऑल उतना वाटर भी अवेलेबल नहीं है कि वो प्लांट्स उसमें सर्वाइव कर सकें और मौजूद रहें। तो ये आपके पास है बायोम का शॉर्ट, जो बहुत कॉमनली बोर्ड में आता है, इसको आपने करना है और लाजमी करना है। नेक्स्ट, सब बच्चे पेज 8 पे आ जाएं और पेज 8 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम के नाम से टॉपिक है। तो हम इसको जब शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कॉमन शॉर्ट है इसमें, ये तो खत्म हो गया, इसको अलग कर रहा हूं। हाउ कैन यू डिटरमिन द एज ऑफ रॉक्स? सही हो गया। अब सोचने की बात, ये बोर्ड में इसी तरह आया हुआ है कि किस तरह एज ऑफ रॉक्स निकाल सकते हैं आप। देखें, एज ऑफ रॉक्स निकालने वाले जो लोग हैं उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ये पत्थरों की एज वगैरह निकालने के लिए यू कैन, इसको आंसर किस तरह करोगे आप लोग? You can determine the age of the rocks by comparing the amount of certain radioactive isotopes in them. सही है। अब कितने आइसोटोप्स मौजूद हैं, कितनी प्रपोर्शन में मौजूद हैं, उसको कंपेयर करने के हवाले से आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। और डेफिनेटली अगर फिजिक्स की किताब मेरे बच्चों ने पढ़ी हो तो इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, जिसमें ये नॉलेज आपकी इनहेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें C14 को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रेसर एलिमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और फिर यही जो है ये क्लासीफाई हो जाता है। अच्छा, अब एक कॉमन MCQ या एक कॉमन कंसेप्ट वाला सवाल पूछा जाता है। सवाल कुछ इस तरह होता है कि आप ये बताएं, पहले तो उर्दू में बता दूं, उसके बाद इसके इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ किताब से।
देखें सवाल इस तरह पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि सबसे जो ओल्डेस्ट लेयर्स होंगी सॉइल की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो टॉप लेयर्स होंगी या बॉटम लेयर्स होंगी। तो द आंसर इज वेरी क्लियर। यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, उस वर्ड का मतलब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंट लेयर का नाम। अब सेडिमेंट्स क्या है, सोचने की बात है ना। सेडिमेंट्स क्या है? ये वो लेयर्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप पाइलअप होती चली जाती हैं, एज अ रिजल्ट वो फिर यहाँ पे मौजूद रहती हैं। ये आपके पास है सेडिमेंटेशन के हवाले से, या सेडिमेंटेड लेयर्स जो होती हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसी बेस के ऊपर सारी थिंकिंग करते हुए जियोलॉजिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल और जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के नाम से एक चार्ट दिया था। बच्चों को क्लास में पढ़ते हुए ये येलो कलर्ड चार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। बच्चे परेशानी का शिकार होते हैं कि इसको हमने किस तरह करना है, इसमें से क्या आ सकता है और इसमें से क्या नहीं आ सकता। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एमसीक्यूज ना होने के बराबर हैं पिछले 10 सालों के पेपर्स के अंदर, लेकिन हमारा बेसिकली जो सोच होनी चाहिए इसके अंदर वो ये होनी चाहिए कि हमने इसको अच्छे अंदाज में करना है। तो हम इसके ऊपर 10 से 15 मिनट लगाएंगे। आपने ये करना है कि आपने गौर से इसको सुनना है और साथ साथ किताब को फॉलो करना है, जो आप सबके सामने उम्मीद है इस वक्त होगी, और आप प्रॉपर्ली इसको सुन रहे होंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। देखें, सबसे पहले इसको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ ईराज प्रेजेंट इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो सबसे पहले तो सवाल आ गया कि ईराज कौन से जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। मैं बॉटम से टॉप की तरफ आऊंगा। पहली बात है कि 4 ईराज है। ईरा मीन्स दौर को बोलते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक ईरा, कॉमन एमसीक्यू। कॉमन एमसीक्यू यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप सब देखेंगे भी यहाँ पे, इट ओरिजिनेटेड अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ये हाइपोथेसिस है, ये कोई 100% हार्ड और फास्ट नहीं है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है कौन सा ईरा कब शुरू हुआ था और वो किस अंदाज में एग्जिस्ट करता है। तो 2000 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रोटीरोजोइक ईरा इनिशिएट हुआ था। और डेफिनेटली इसमें पहले एमसीक्यू आता है, द एज ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अबाउट कितनी? एज इज 3000 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अ प्रोकैरियोट। आई गेस ऑल ऑफ यू नो इट। साइनोबैक्टीरिया के नाम से लोग जानते हैं, कुछ बैक्टीरिया कहते हैं। हाइपोथेसिस है इसके ऊपर भी, एग्जैक्ट नहीं है ये। अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर, द सेकंड ईरा। ये तो हो गया पहला। आई गेस आपको इसके एमसीक्यूज भी समझ आ गए। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज का भी पता लग गया। सेकंड है बेटे पैलेजोइक ईरा। पैलेजोइक ईरा, पैलेजोइक ईरा अप्रॉक्सीमेटली शुरू हुआ था, इसका अगर आपने टाइम लिखना है 600 to 270 मिलियन ईयर्स अगो। वैल्यूज मार्क कर लीजिए और इस तरह याद कीजिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ। पैलेजोइक ईरा ये इन तरह के ऑर्गेनिजम्स और इन मुख्तलिफ पीरियड्स के ऊपर कंप्राइज करता है। जैसे मैं एक दफ़ा नाम बोल दूँ आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए। परमियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, डिवोनियन पीरियड, सिल्वरियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड एंड फाइनली कैम्ब्रियन। अगेन ये अपने अपने दौर में जो यूनानी पीरियड्स चल रहे थे उनके नामों के हवाले से है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? थर्ड, मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा, अब ये क्या होता है मीसोजोइक ईरा? अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर्स से शुरू होता है एंड इट गोज टिल 135 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपके पास 3 पीरियड्स हैं। क्रिटेशियस पीरियड, देन आपके पास जुरासिक है, देन फाइनली आपके पास ट्रायसिक पीरियड है। ये सब पीरियड्स हैं जो मीसोजोइक ईरा के अंदर इसी अंदाज में एग्जिस्ट करते हैं और मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है चौथा, सीनोजोइक ईरा। ये क्या होता है जी सीनोजोइक ईरा? व्हाट इज दैट? ये 2 ग्रुप्स के अंदर मुश्तमिल है, एक क्वाटरनरी और एक टर्शरी। ये दोनों क्वाटरनरी और टर्शरी अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते हैं।
अच्छा, अब MCQs वाइज देखें इसको। सबसे पहले तो बड़ा कॉमन MCQ, वी आर लिविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा, इन चारों में से इसका सवाल पूछते हैं। तो हम लोग किस ईरा में रह रहे हैं ये आपने बताना है सब बच्चों ने। हम लोग रह रहे हैं बेसिकली सीनोजोइक ईरा के अंदर, और इसी फॉर्म में हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अगले MCQs, जरा एक दफ़ा किताब के चार्ट की तरफ देखिए। इस चार्ट के अंदर आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कुछ मार्क्स से कुछ लंबे लंबी सी ग्रोस सी बनी हुई हैं, वाइट कलर की हैं, और नीचे से बिल्कुल वो ऐसे हैं जैसे तिकोने से बने हुए हैं। जिधर ये तिकोने, जिस पीरियड के सामने ये तिकोने एंड हो रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली वही उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की एज है। राइट हो गया, वही उस ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन की एज है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें यह है बेसिकली कि जब आप इनको देखते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे आपसे कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स शुरू हुए थे पर्मियन पीरियड में 270 मिलियन ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली। ये हार्ड और फास्ट नहीं है, अगेन कह रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली। देन फर्न्स की अगर कोई एज पूछ ले, डिवोनियन पीरियड 400 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, इस अंदाज में ये एग्जिस्ट करते चले जाते हैं, और आप फिर इनको जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये इस वे में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और देख लें, जैसे एज ऑफ इंसेक्ट्स कोई आपसे पूछ ले, तो इंसेक्ट्स एक बड़ा ग्रुप है। प्रोटीरोजोइक ईरा से ऊपर जो लास्ट पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड, यहाँ से ये शुरू होता है। इसको जब आपने, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। अब अगर आप लास्ट ग्रुप के ऊपर आ जाएं, मैमल्स के ऊपर, तो मैमल्स शुरू हो रहे हैं पैलाजोइक ईरा से, और बेसिकली हम मैमल्स के अंदर आ जाते हैं ऑर्डर प्राइमेट्स में। तो इसका ये मतलब है कि ये हम भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। अच्छा, अब ये मेरे बेटे जितने भी आपने सारे ग्रुप्स देख लिए हैं, इन ग्रुप्स के MCQs को बड़े ध्यान से और बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने गो थ्रू करना है और इनको डिस्कस करना है कि ये कैसे हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फाइलेटिक लीनिएज? फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ये आपको थर्ड पैराग्राफ के मिड में मिलेगी, एज इट इज पढ़ के सुना रहा हूं। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड फ्रॉम इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व फ्रॉम द वन आफ्टर दैट। अच्छा, व्हाट इज दैट? ये फाइलेटिक लीनिएज एक फैमिली ट्री का वर्ड आपने सुना होगा। फैमिली ट्री से क्या मुराद है कि एक ऑर्गेनिज्म एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम अपने माँ बाप से ओरिजिनेट हुए, हमारे माँ बाप ओरिजिनेट हुए उनके माँ बाप से, यानी कि दादा दादी से, उसके बाद फिर एक सीक्वेंस में चल पड़ते हैं आप बैक साइड की तरफ ना। इस जो फैमिली ट्री आपके पास बनता है, कंप्लीट रेकॉर्ड को पूरी एक फैमिली के, जिसको उर्दू में बोलते हैं शजरा नसब, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज। क्विकली मैं कुछ MCQs आपको इसमें से मार्क करवा दूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ध्यान से मार्क कीजिएगा। पेज 9 के ऊपर है हम लोग। सेकेंड लाइन, 2.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू साइंस, ये हो गया। ध्यान से मार्क करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 फिर आगे 000, तो आपको मैंने 2.5 मिलियन बोल दिया। देन इंसेक्ट्स कितने परसेंट है? 53.1%। वेस्कुलर प्लांट्स कितने परसेंट है? 17.6%। देन इस अदर देन इंसेक्ट्स कितने परसेंट है? 19.9%। और जो फंजाई, एल्जे, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं वो कितने परसेंट है? 9.4%। नीचे आ जाएं, देखें एस्टिमेट दे रहा है 5 and 30 मिलियन के दरमियान में स्पीशीज का जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। इंसान बातों में बहुत ज़्यादा मास्टर है, इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों में दावा करता है कि हम बहुत आगे दुनिया में चले गए हैं। तो ज़रा गौर करें कि आज तक इंसान ये सारी स्पीशीज़ ही नहीं डिस्कवर कर सका। अभी तक सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ का आपकी किताबों में जिक्र है। गो कि किताब पुरानी है, नया एडिशन आने वाला है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो जिक्र आप देखें कि कितना पुराना और कितने कम ऑर्गेनिजम्स का, कहाँ 30 मिलियन, कहाँ 2.5 मिलियन। तो असल इल्म और तमाम मामलात अल्लाह की ज़ात कंट्रोल करती है, उसी से अच्छे की उम्मीद है और उसी से बेहतरी की उम्मीद रहती है इंसान को। अच्छा, लास्ट आपके पास ये था, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। एक काम सब बच्चों ने ज़रूर करना है, अपनी अपनी इंक्वायरीज से जाके यूनिक नोट्स ऑफ बायोलॉजी को फौरी तौर पे परचेज़ करना है
और उनमें से 7 MCQs देखने हैं, एक सीक्वेंस में MCQs वहाँ पे लगे हुए हैं। उसमें आपने देखना है कि कौन से MCQs हैं जो बोर्ड के किस ईयर में आए हैं और किस अंदाज में वो एग्जिस्ट करते हैं और कैसे वो मौजूद हैं। होपफुली लेक्चर आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जो फाइलेटिक लीनिएज से पहले जियोलॉजिकल टाइम चार्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये सारा ये बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है, इसको याद करने में जल्दबाजी मत करिएगा, यानी कि एक आज ईरा का नाम याद कर लिया, एक कल याद कर लिया, एक परसों याद कर लिया, इस अंदाज में याद कीजिएगा। विश यू ऑल गुड लक। एक दफ़ा सारे को बोर्ड को प्रॉपरली गो थ्रू करें और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।